Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit first which is electrostatics. So बेटा पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है गॉस थ्योरम एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 11. सो 11th लेक्चर नंबर डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फानाइट शीट. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इन्फानाइट लॉन्ग वायर, जिसमें एक लंबी सी वायर के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी. नेक्स्ट जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर कोई शीट ले लो, ठीक है. शीट की वजह से, इन्फानाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो पता करेंगे. सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जाते जाते आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं. सो वीडियो को लाइक कर दे और मैक्सिमम शेयर कर दे. सो बेटा आप लोगों के जितने भी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सो प्लीज़ उन्हें चैनल सजेस्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि मैक्सिमम हमारी फैमिली बड़ी हो और जितने मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सके तो अच्छी बात है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड, जो आपके एग्जाम के अंदर 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस है. फर्स्ट एप्लीकेशन लेक्चर नंबर 10 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन इन्फानाइट प्लेन शीट विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसके बाद लास्ट एप्लीकेशन होगी जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखे कंसिडर. आप लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो चीज़ें लिखें. कंसिडर अ प्लेन इन्फानाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली इन्फानाइट प्लेन शीट. सबसे पहले हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि एक इन्फानाइट शीट होनी चाहिए, एक बड़ी सी शीट होनी चाहिए जिस पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा. हैविंग चार्ज डेंसिटी. अब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कितनी है? सिग्मा. ठीक है जी. सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब ध्यान से देखो कि ये शीट है. शीट मीन्स आपके पास कोई पर्टिकुलर एरिया हो. मैं आपको कोई एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रजिस्टर है. सो इस तरह की कोई शीट है, ठीक है. यहाँ पे क्या करना है? सेंटर में होल कर दो. सेंटर में जैसे ही होल करेंगे यहाँ से कोई पेन पास कर दो, ठीक है. ये चीज़ हम लोग पढ़ने लगे हैं कि इस पर्टिकुलर शीट की वजह से अगर कोई पॉइंट यहाँ से पास करेंगे देन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. सो ये पर्टिकुलर शीट की वजह से शीट पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, आगे और पीछे दोनों तरफ होगा. इसका मतलब जैसे ही आपने कोई वायर को बीच में से पास करा देन इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें ये पता करना है. सो वेयर P इज अ पॉइंट where we have to find electric field. P is a point where we have to find electric field intensity. So मैंने E सिर्फ लिख दिया, आपने पूरा लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब P पॉइंट क्या है? सबसे पहले बेटा ध्यान से देख लो. इस तरीके से एक शीट बनाओ, ठीक है. स्केल को रखो और इस तरीके से बना दो. देन ये सारा पोर्शन रब कर दो. आपको पेंसिल और स्केल के साथ ही ड्रॉ करना है. सो इस तरीके से एक पाइप प्रॉपर बन जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे कोई P पॉइंट कंसिडर करना है. सो P पॉइंट कंसिडर करें यहाँ पे. ये रहा आपका P पॉइंट. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोर्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी. इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी. क्लियर हो गया? इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ. सो यहाँ पे पॉइंट ले लो P डैश, ठीक है जी. यहाँ पे पॉइंट ले लो P डैश. अब ध्यान से देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर. व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर क्या था? विच इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर ये चीज़ आपकी सरफेस है और यहाँ पे हम लोग कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं इस तरीके से,
यहाँ पे जो P पॉइंट होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इसका ds किस तरफ है, इस तरफ, और इस पोर्शन का ds किस तरफ है, दूसरी तरफ। अब ध्यान से ये वाली सरफेस देखो, ये वाली सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से है, इस तरीके से, यहाँ से मतलब पास हो रही है एक तरफ। अब इसका ds कहाँ पे होगा, इसका ds होगा इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सो E और ds के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री, जिसे हम यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते। आप लोग बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हैं इस तरीके से, बिकॉज यहाँ डायग्राम के अंदर ये है 2D डायग्राम। अगर आप इसे रियलिटी में देखो देन इसकी जो पोर्शन है परपेंडिकुलर है वो बाहर की तरफ होगा, मतलब इस तरफ है। इसे हम लोग डायग्राम के ब्लैक बोर्ड के ऊपर या कॉपी के ऊपर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर इस तरफ होगी। देन क्या है, इस तरीके का आपका E इस तरफ है और D इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये चीज सबको क्लियर हो गई, डायग्राम सबको क्लियर है। देन पता चल गया कि P पॉइंट के ऊपर हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। सो P is a point where we have to find the electric field intensity. We know अब बेटा सिग्मा किसके इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल्स टू, याद करें सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, Q डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो एरिया। सो यहाँ पे लिख दो एरिया, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय A। यहाँ से हमें क्या चाहिए, Q की वैल्यू। सो इसे दूसरी तरफ लेके जाएं, सिग्मा A। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से Q पता चल गया। अब ध्यान से देखो, जो ये पोर्शन है इसे हमने डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेंटर वाली जो शीट है दिस इज द थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिखे Gaussian surface is divided into 3 equal parts, 3 parts 1, 2 and 3। ठीक है, जो लाइन मैंने बोली है वो लिख लो। Gaussian surface, Gaussian surface कौन सी सरफेस है, ये शीट। जो ये शीट है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2 and 3। डन। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ है बेटा, मैंने थ्योरम और अकॉर्डिंग को शॉर्ट में लिखा है। आप लोग शॉर्ट में नहीं लिख कर आ सकते, ध्यान रखें, आप लोग शॉर्ट में लिखकर नहीं आ सकते। सो गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, क्लोज्ड इंटेग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट किसने दी, गॉस थ्योरम ने, जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब ये दिस पोर्शन EDS इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हैं, 1, 2 and 3। सो चलिए इसे डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। 1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस 2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस क्लोज्ड इंटेग्रल 3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा A। सो यहाँ पे लिख दो सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यूजिंग इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो आपका Q की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया बेटा इतनी बात। सो ये चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। सो चलिए बेटा यहाँ पे कर लो अपना S। इसका रीज़न है बिकॉज हम लोग S की फॉर्म में, यहाँ पे S है तो S की फॉर्म में लिख लो, सरफेस मीन्स S की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अदरवाइज नो इश्यू, सरफेस एरिया चाहे A के साथ लिख लो चाहे S के साथ लिख लो, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन यहाँ पे ds है, सो S की फॉर्म में ही लिख लो, इट्स बेटर, ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट फर्स्ट जो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो एंगल बनेगा वो चेक करेंगे। वेयर सरफेस, देखो ध्यान से 1 and 2, सरफेस 1 and 2 दोनों के अंदर एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर,
ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के अंदर बेटा ध्यान से देखो एंगल कितना है, ई उस तरफ है और डी एस भी उस तरफ है, सो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0। यहाँ पे देखो ई वेक्टर इस तरफ है और डी एस भी सेम डायरेक्शन में, बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ सरफेस थर्ड। अगर थर्ड सरफेस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डी एस इस तरफ है, सो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 90 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 90 डिग्री। बेटा ये लाइन आपको लिखनी कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखोगे समटाइम आप लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। सो हमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कहाँ से एंगल आ रहा है, किस तरीके से आप एंगल इसे चूज़ कर रहे हो, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्लोज्ड इंटेग्रल डॉट प्रोडक्ट रिमूव कर दो। सो डॉट प्रोडक्ट रिमूव किया, वी गेट कॉस थीटा। सेम आर्टिकल है जो लास्ट में किया था, ई डी एस कॉस थीटा प्लस क्लोज्ड इंटेग्रल थर्ड ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनल क्या है सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है? अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप हो देन टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पूछ सकते हो। सो ये टर्म आ गई। ठीक है जी, अब आपके पास क्योंकि कॉपी है, मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, सो ब्लैक बोर्ड का मैं फ़ायदा उठाते हुए नेक्स्ट स्टेप नहीं लिख रही, यहीं पे इसे मॉडिफाई करूँगी। आपने यहीं पे कुछ नहीं करना, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे। सो व्हाट इज फर्स्ट इन फर्स्ट फेज, फर्स्ट के अंदर क्या है एंगल इज 0 डिग्री। सो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 0 डिग्री। सेकेंड केस में सेकेंड फेज के अंदर एंगल इज 0 डिग्री, सो यहाँ पुट कर दिया 0 डिग्री। लास्ट वाले में एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है जी, व्हाट इज cos 0 लिख सकते हो, वेयर cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 एंड cos 90 इक्वल्स टू 0। ये लिखने के बाद डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, cos 0 इक्वल्स टू 1, अगर आप 1 पुट करोगे देन वी गेट ds 1 प्लस क्लोज इंटेग्रल सेकेंड ई डी एस 1 प्लस सॉरी यहाँ पे आ गया क्लोज्ड इंटेग्रल थर्ड ई डी एस 0 इज इक्वल्स टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू सॉरी, जब 0 को ई डी एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस टर्म विल बी वैनिश्ड, खत्म हो जाएगी। सो 1 को नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिमूव कर दो। नाउ E इज अ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की पॉइंट, अगर आप पॉइंट की बात करें देन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर सेम है इट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, सो टेक आउटसाइड। सो आउटसाइड लिया, सो वी गेट दिस टर्म इज इक्वल्स टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव को कर लिया, खा लिया, देन वी गेट ई एस प्लस ई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो डेरिवेटिव ने इंटीग्रेशन को क्यों खाया। लास्ट लेक्चर के अंदर क्या था, हमारी लाइन इंटीग्रल थी जिसकी वजह से एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा था। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई किया गया 2 पाई आर एल। जो गॉस थ्योरम वाला आर्टिकल था उसमें जब क्लोज इंटेग्रल डी एस लिया गया वहाँ पे वैल्यू पुट करी गई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सफेयर था। लेकिन इस केस के अंदर कोई भी पर्टिकुलर जो शेप है नहीं बन रही, ना सफेयर ना सिलेंडर ना कुछ और। सो यहाँ पे क्लोज्ड इंटेग्रल डी एस कुछ भी नहीं है, ना ये सिलेंडर है ना ये सफेयर है ना ये ट्रायंगल है ना कुछ भी नहीं है। सो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव के साथ सिंपल कट करें और सिंपल आंसर आ गया एस एस। ये चीज़ें यहाँ पे स्टार पाके साइड पर कहीं पे नोट कर लो, बिकॉज जब आप इसकी रिवीजन करोगे ना आपको इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न रहेगी कि उसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिखा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव के साथ कट कर दिया, ऐसा क्यों किया। ठीक है जी, आप अपने नोट्स के ऊपर साइड पर स्टार बनाएं और ये चीज़ें लिख लो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी, 100% कन्फ्यूजन होगी। सो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ
इसका मतलब वो चीज़ें लिख लो। नेक्स्ट आ जाओ, ES प्लस ES इज इक्वल टू 2ES इज इक्वल टू सिग्मा S डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। S के साथ S कैंसल आउट, सो E का आंसर कितना आ गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक ध्यान से समझ लो, देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट वन इज अ स्पेशल केस। नेक्स्ट करेंगे स्पेशल केस। अदरवाइज बेटा अगर 3 मार्क्स के अंदर आए देन यहाँ तक छोड़कर आ सकते हो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है सम टाइम, उसमें पूछा जाएगा कि फाइनाइट प्लेन शीट पर क्या होगा। ध्यान से सुने, पहला जो आर्टिकल हम लोग यहाँ तक करके किया है वो है इनफाइनाइट, मतलब शीट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। फाइनाइट मतलब पर्टिकुलर उसकी शेप है। अब अगर पर्टिकुलर शेप है देन क्या होगा, यहाँ पर लाइन लिख लो, इफ द प्लेन शीट हैज अ फाइनाइट थिकनेस, इफ द शीट हैज फाइनाइट थिकनेस, अगर उसकी थिकनेस फाइनाइट होगी मतलब लिमिटेड होगी, देन दोनों साइड्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंसिडर की जाएगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ बोथ साइड्स विल बी कंसिडर्ड। कंसिडर्ड लिख लो, डिटर्मिन लिख लो। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट केस के अंदर क्या किया, जो हमारी शीट थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि सिर्फ एक P पॉइंट कंसिडर किया गया, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अगर ये शीट फाइनाइट होगी, फाइनाइट मीन्स कि P पॉइंट हमारे पास 2 है, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड्स। इस पॉइंट पे भी कंसिडर करेंगे और इस पॉइंट पे भी कंसिडर करेंगे। इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, सो 2 पॉइंट्स मतलब ऑन अ बोथ साइड्स विल बी कंसिडर्ड, दोनों पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या था बेटा, E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू, अपना आंसर चेक करो, सिग्मा A डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट था। Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा S। ठीक है जी, क्योंकि अब हमने क्या बोला कि बोथ साइड्स शुड बी कंसिडर्ड, दोनों साइड्स को कंसिडर करना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, अब ये सारा पोर्शन जब हमने सॉल्व करा देन दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स E ds ES। ठीक है, यही टर्म, ये टर्म आ गई 2ES। सेम यही टर्म अगर आप इसे सॉल्व करेंगे शुरू से लेके एंड तक, जो पहले सॉल्व करा है, तो ये टर्म आ जाएगी 2ES। सॉल्व करके देख लो, सेम टर्म आएगी। इस तरफ क्या आ गया, 2 सिग्मा S डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 के साथ 2 कैंसिल, S के साथ S कैंसिल, फाइनली E का आंसर कितना आया, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अ फाइनल आंसर एंड दिस इज अ स्पेशल केस। अगर पूछा जाए देन आप लोग करके आओ ये वाला पोर्शन। अगर आपके एग्जाम के अंदर ये टर्म नहीं पूछी जा रही, इसका मतलब आप ये चीज़ छोटा सा पोर्शन स्किप करके आ सकते हो। आप पंजाब बोर्ड में, अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो बेटा, ये चीज़ें काफ़ी कम पूछी जाएगी। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं देन डायरेक्ट आर्टिकल आपको नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा कि अगर फाइनाइट है देन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर फाइनाइट है देन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इज इक्वल टू E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली पंजाब बोर्ड के अंदर बेटा यही चीज़ें आपको MCQs के अंदर पूछी जा सकती है। MCQs में आपको पूछा जा सकता है अगर फाइनाइट शीट है देन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑप्शंस गिवन होगी, अगर इनफाइनाइट है देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑप्शंस हैं वो गिवन होगी। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग छोटा सा डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कि आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर किस तरीके से आ सकते हैं। सो जाने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। सो प्लीज़ चैनल को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।